Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. Now our period of reference for this particular lecture shall be 20th of March to 26th of March. यानी कि 20th मार्च से लेकर 26 मार्च तक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक्स वी शैल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ऑलराइट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड. नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो दिस पास्ट वीक हैज बीन प्रीटी हैवी, काफी भारी हफ्ता रहा है ये. तो इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं. हाँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, नॉनदलेस बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो उन सारे टॉपिक्स को हम आज ही कवर कर लेंगे ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप ठीक रहो. ऑलराइट, तो पहला टॉपिक जो हम करेंगे ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है. ओमुआमुआ, ये एक हवाईयन वर्ड है. तो ये था ओमुआमुआ का जो था ये कॉन्सेप्ट, ये है कॉमेट से रिलेटेड. पता क्या हुआ था, एक ना कॉमेट 2-3 साल पहले डिस्कवर किया था और उस कॉमेट ने ना अपनी स्पीड बढ़ा ली थी एकदम से, और उसकी शेप ऐसी थी जैसे कोई एलियन स्पेसशिप हो. तो बहुत सारे लोगों को और जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उन्हें लगा कि ये कोई एलियन स्पेसशिप है जो अर्थ का दौरा करने आया है, सोलर सिस्टम का दौरा करने आया है. क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन तो नहीं होनी चाहिए, है ना. तो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने बहुत सारा डेटा निकाला और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है और बात करी है कि नहीं, ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन नहीं थी, इट इज परफेक्टली एक्सप्लेन्ड, और इसीलिए हम इसे स्पेसशिप नहीं कहेंगे, ये एक एलियन स्पेसशिप था, इसे पूरी तरह रूल आउट कर देंगे हम. राइट, तो सोचो बहुत इंटरेस्टिंग ये न्यूज थी. राइट, 4-5 साल से चल रही है. तो क्या रीजन था अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन का, उसकी बात करेंगे हम. ऑलराइट, ओमुआमुआ मिस्ट्री सॉल्व्ड. बाय द वे इसका नाम ओमुआमुआ इसलिए है क्योंकि इट्स अ हवाईयन वर्ड. चलिए, फिर आपको पता है, आपने 3D प्रिंटिंग तो सुना होगा, बट अब 4D प्रिंटिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया है. तो व्हाट इज 4D प्रिंटिंग, उस पर बात करेंगे. देन अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने निकाली है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट. इसमें इंडिया को लेके भी बहुत सारी बातें उन्होंने की है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इनोवेट कितना कर रही हैं. तो ये रिपोर्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देन हमने पिछले लेक्चर में किया था कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर रोल आउट ऑफ 6G. 5G पे काम चल रहा है, 5G का रोल आउट चल रहा है, बट 6G की भी टेक्नोलॉजी तैयार होने वाली है और उस पर गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम पेटेंट्स लेंगे और 6G में इंडिया ग्लोबल लीडर बन जाएगा. तो 6G टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने बात कर ली थी पिछले लेक्चर में, पर जिस रोड मैप की बात कर रहे थे ना कि रोड मैप तैयार कर रहे हैं, वो रोड मैप भी तैयार हो गया है. तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इस रोड मैप को रिवील किया था. तो ये रोड मैप क्या है, विजन डॉक्यूमेंट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे. देन इंडिया का लार्जेस्ट लिक्विड मीटर टेलीस्कोप जो है वो उत्तराखंड में प्लेस कर दिया गया है, उससे डेटा भी आ रहा है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लिक्विड मीटर टेलीस्कोप्स क्या हैं एंड हाउ दीज टेलीस्कोप्स आर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स. राइट, और ये इंडिया का जो इंटरनेशनल लिक्विड मीटर टेलीस्कोप है जो उत्तराखंड में प्लेस किया है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम करेंगे. देन अभी रिसेंटली इंडिया ने एक शिप बनाई है. वैसे तो एक सीरीज ऑफ शिप्स इंडिया बना रहा है, तो उस सीरीज में सेकेंड शिप बनाई है जिसका नाम है एंड्रॉथ. एंड ये एंड्रॉथ शिप पता क्या करेगी, इंडिया की कोस्ट लाइन पे जो एनिमी सबमरीन्स हैं ये उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी. तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है. देखो, सबमरीन्स एक ऐसा वॉरफेयर का टूल है नेवी में जो दिखता नहीं है ना. तो कोवर्ट ऑपरेशंस कर सकता है चाइना या कोई भी एनिमी कंट्री, पाकिस्तान वगैरह. तो हमने ऐसी शिप्स बनाई हैं अब, एंड्रॉथ बीइंग वन ऑफ देम, कि जो सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकें. तो इसके बारे में देखेंगे. देन अभी बात चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा यूज की जा सकती है इन हेल्थ सेक्टर, काफी ज्यादा यूज की जा सकती है. पर हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हेल्थ में एथिकल तौर तरीकों से यूज हो, एथिकली यूज हो. तो उसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने गाइडलाइंस निकाली हैं, एथिकल गाइडलाइंस. हम इन्हें एथिकल गाइडलाइंस ही कहेंगे कि कोई भी इंसान AI को अगर यूज कर रहा है, कोई भी रिसर्चर AI को यूज कर रहा है हेल्थ की फील्ड में, तो वो एथिकली करे. तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है वो, और कुछ प्री स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. वो सिर्फ प्री स्पेसिफिक हैं, 1-2 लाइन के फैक्ट्स हैं. ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद ओमुआमुआ मिस्ट्री सॉल्व्ड. देखो ऐसा दिखता था ये. अब देखो पता क्या होता है, स्पेस में ना 2 तरीकों के ऑब्जेक्ट्स हैं. वैसे तो 3 तरीकों के हैं, 4 तरीकों के हैं.
एक तो होते हैं आपके प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की शेप तो सबको पता है ना, राउंड स्फेरिकल शेप होती है और सोलर सिस्टम में अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक हमने करे हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये भी राउंड शेप के होते हैं पर ये पूरी तरह प्लैनेट्स नहीं होते, जैसे प्लूटो बीइंग वन ऑफ देम। अच्छा, एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड, है ना। एस्टेरॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, और ट्रोजन एस्टेरॉइड भी, हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉमेट, ठीक है। कॉमेट और एस्टेरॉइड में ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं। बस एस्टेरॉइड क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम में रॉक्स हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। कॉमेट्स क्या है, आपके सोलर सिस्टम के बाहर कुछ रॉक्स हैं। अब क्योंकि ये सोलर सिस्टम के बाहर है, इसीलिए इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉकी मटेरियल एंड आइस। ये आइस के भी बने होते हैं, इसमें बहुत सारी आइस होती है, क्योंकि सोलर सिस्टम के बाहर सन की हीट नहीं पहुंचती ना, तो ठंडे इलाके हैं। तो कॉमेट्स जो होते हैं ना, ये आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एस्टेरॉइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब कॉमेट्स आपके सोलर सिस्टम के बाहर है, पर कभी कभार सन की ग्रेविटी इन कॉमेट्स को, जो सोलर सिस्टम के बाहर है, इन्हें पुल कर लेती है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये सन की तरफ अप्रोच करते हैं। मान लीजिए सन की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, और पूरा चक्कर लगा के सन से बाहर हो जाएंगे, और ये एक ऐसा ऑर्बिट बनाते जाएंगे सन के अराउंड, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट होगा ये सोलर सिस्टम के अंदर होगा, फिर ये सोलर सिस्टम के बाहर जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे सन के अराउंड ये ऑर्बिट बना देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम में सोलर सिस्टम में रहते हैं, फिर बाहर होके आते हैं। अब जब ये सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं ना, तो सन की हीट इन्हें इफेक्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो आइस है वो मेल्ट करने लग जाती है। अब आइस के अंदर जो रॉकी मटेरियल ट्रैप्ड होता है वो निकलने लग जाता है, ठीक है। तो ये कॉमेट जब चक्कर लगा रहे होंगे, इनके पीछे एक टेल होगी। आइस जो रॉकी मटेरियल है, क्योंकि वो जो आइस में ट्रैप्ड था वो अब रिलीज हो जाएगा, तो एक टेल होगी रॉकी मटेरियल की, डिब्री की, और वो ग्लो करती है, ठीक है। तो कॉमेट्स जितने भी आपको दिखेंगे ना, वो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। और ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं आपको स्काई में भी कई बार दिख जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कॉमेट और एस्टेरॉइड में फर्क होता है, इनकी शेप में फर्क होता है। सोलर सिस्टम में ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये रॉकी मटेरियल है। अब ये जो आपको दिखा है ना ओumuamua, इसकी खास बात पता है क्या थी? ये शेप में तो एस्टेरॉइड जैसा दिखता है, ये देखो, ठीक है। इसमें कोई ग्लोइंग मटेरियल आपको ज्यादा दिखा नहीं, थोड़ा था पर ज्यादा दिखा नहीं। इसकी शेप एस्टेरॉइड है, और जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज नहीं होती, उसमें जो एलियन स्पेसशिप होती है वो भी कुछ ऐसी ही दिखती हैं, राइट। अच्छा, इसने एक और चीज करी, जब ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था ना, तो जब सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था, एकदम से तेजी से इसने स्पीड पकड़ ली, एक्सेलरेशन पकड़ ली इसने। और दूसरी एक और चीज इसने पता क्या करी, जिसकी वजह से लगा कि ये एलियन स्पेसशिप हो सकता है। ये ना ऐसे जा रहा था, ठीक है। इसने ना अपनी, अब लोगों को लग रहा था ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसने एकदम से अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली। सोचो, जा ये रहा था तो सबने प्रेडिक्ट करा कि इसका पाथ होगा ऐसा, पर इसने एकदम अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर दी और स्पीड भी चेंज कर दी, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि कोई इसके अंदर बैठा इसे चला रहा है। और साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। 4-5 साल लगे, डेटा आया साइंटिस्ट के पास, और अब साइंटिस्ट ने एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दी है इसकी, कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और इन्होंने ये सारे जो डाउट्स थे कि ये एलियन स्पेसशिप हो सकता है, वो रिमूव भी कर दिए। एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था, क्योंकि इसकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन अभी आई है ना। प्री में सवाल आ सकता है ओumuamua से रिलेटेड, तो वो हम कर लेते हैं। चलो, for years astronomers have been perplexed by oumuamua, a mysterious object up to 400 meters long that entered the solar system in 2017. No such object from beyond our sun's reaches had visited us before. ये बहुत दूर से आया था। इनफैक्ट इसका नाम ओumuamua इसलिए पड़ा बिकॉज हवाईयन लैंग्वेज में ना oumuamua मीन्स विजिटर फ्रॉम फार ऑफ लैंड्स, दूर से जो आता है। तो इतनी दूर से अभी तक कोई कॉमेट नहीं आया था, ठीक है। Oumuamua, as scientists christened it, was also odd in that it looked like an asteroid but behaved like a comet. अब कॉमेट की शेप ग्लोइंग बॉल होती है, कॉमेट, एस्टेरॉइड खाली रॉक होती है, पर ये एस्टेरॉइड जैसा लगता था, पर था कॉमेट, क्योंकि कॉमेट वो होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं। Now a team of researchers say Oumuamua was definitely a comet, albeit one with an unusual makeup. ये unusual comet था, पर comet ही था, alien spaceship नहीं थी,
उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो यही न्यूज में था। पर ओमुआमुआ से रिलेटेड जो कुछ पता होनी चाहिए आपको इंफॉर्मेशन, वो हम देख लेते हैं, प्रीलिम्स में काम आएगी हमारे, है ना। तो देखो ये पाथ था। अब देखो ओमुआमुआ जब एंटर करा ना, तो सन के अराउंड सबको लग रहा था ऐसे वापस चला जाएगा, पर इसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी और अर्थ के पास से गुजरा। इसीलिए लोगों को लग रहा था कि वैसे तो ओमुआमुआ को यहां से निकल जाना चाहिए अगर कॉमेट होता, पर ये अर्थ के पास से निकला, इसने अपना पाथ चेंज कर दिया और अर्थ के पास से निकला। दैट मीन्स एलियंस ही होंगे, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में लाइफ तो अर्थ पे ही है, तो एलियंस वुड बी इंटरेस्टेड कि अर्थ पे क्या चल रहा है ना। तो इसीलिए इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। वैसे तो बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि कॉमेट नहीं था, एलियन स्पेसशिप ही थी, एलियंस आर हियर। मुझे भी थोड़ा थोड़ा 50% ऐसा ही लगता है, बट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि ये इधर को क्यों मुड़ा, इसने अपना पाथ डिविएट क्यों करा, क्योंकि ग्रेविटेशनल अनोमली आ गई थी जिसकी वजह से कॉमेट मुड़ गया इस डायरेक्शन में। और अभी भी चांसेस है एलियन हो सकता है। नॉनदलेस आपके लिए एग्जामिनेशन में ये एलियन स्पेसशिप नहीं है, इट्स अ कॉमेट ओनली दैट लुक्स लाइक एन एस्टेरॉइड। ठीक है, अच्छा इस कॉमेट की डिटेल्स पता होनी चाहिए, बिकॉज अगेन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। इट इज द फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट फाउंड विजिटिंग आवर सोलर सिस्टम। ओमुआमुआ इज हवाईयन फॉर अ मैसेंजर फ्रॉम अफार अराइविंग फर्स्ट, है ना। तो ओमुआमुआ इसलिए रखा क्योंकि ओमुआमुआ का मतलब यही है। स्पेकुलेशन क्या थी मैंने बता ही दिया, सबको लग रहा था कि ये एलियन स्पेसशिप है, पर इसकी अनएक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन का रीजन क्या दिया साइंटिस्ट ने। द कॉमेट स्पेड अप स्लाइटली एज इट लेफ्ट द सोलर सिस्टम ड्यू टू रिलीज ऑफ ट्रैप्ड हाइड्रोजन। तो कुछ ग्रेविटेशनल अनोमली थी और जैसे ही ये सन के पास आया ना, हाइड्रोजन रिलीज हो गई बहुत ज्यादा, जिसने उसे इस डायरेक्शन में पुश कर दिया। ये साइंटिस्ट का कहना है, मान लेते हैं। चलो अच्छा, इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन रिच आइस। एज ऑफ नाउ ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, बाय द वे इट हैज लेफ्ट आवर सोलर सिस्टम। ओरिजिन क्या था, पॉसिबली इजेक्टेड फ्रॉम अ नियर बाय स्टार सिस्टम ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। सन की ग्रेविटी ने पुल कर लिया होगा सोलर सिस्टम की। सबसे पहले देखा गया था ये 2017 में, क्योंकि तभी सोलर सिस्टम में आया था, और वो टेलीस्कोप कहां है, हवाईयन आइलैंड्स में। ठीक है, तो ये न्यूज थी हमारी। चलो नेक्स्ट न्यूज आइटम विच इज रिलेटेड टू 4D प्रिंटिंग। अब देखो 3D प्रिंटिंग क्या होती है। देखो एक तो होती है प्रिंटिंग, कागजों पे आप प्रिंट करते हो, राइट, दैट इज 2 डायमेंशनल प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, आप प्रिंट करके ऑब्जेक्ट्स बना देते हो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पर वो जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। पर मान लो आप ऐसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो जो आपने बना के रख दिए, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पे चेंज होता है, बाद में 1 साल बाद या 2 महीने बाद टेम्परेचर या प्रेशर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, कलर चेंज कर देता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन बना दिया 3D प्रिंटिंग करके, ठीक है, ये पेन मैंने बना दिया और ये पेन पड़ा रहेगा ऐसी, और मैं इसको यूज करता रहूंगा। पर मान लो ये पेन ऐसे मटेरियल का बना है कि जैसे ही मैं इसे टच करता हूं ये रेड ग्लो करने लग जाता है, जैसे ही कोई और इसे टच करता है ये ब्लू ग्लो करने लग जाता है, जैसे ही हीट आप बढ़ा दो ये पेन एक्सपैंड होने लग जाता है। यानी कि बनने के बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसे 4D प्रिंटिंग कहते हैं। जब आप ऐसे मटेरियल्स बनाते हो 3D प्रिंटिंग के थ्रू, तो उसे 4D प्रिंटिंग कहेंगे। ये जो 4th डायमेंशन ऐड हुई है, ये पता कौन सी डायमेंशन है, कि फ्यूचर में आगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अब देखिए आजकल ना बात चल रही है कि जब भी किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना होता है ना, तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है या किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्गन्स की कमी होती है जब भी ये ट्रांसप्लांट होता है। मान लो ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप हार्ट बना दिया आपने 3D प्रिंटिंग करके, पर वो हार्ट स्टैटिक ही रहेगा अगर वो 3D प्रिंटिंग है। पर उस मटेरियल में अगर आपने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी कि जब जब उसमें ब्लड आएगा वो ऐसे पंप करेगा जैसे हमारा हार्ट करता है ना, तो हार्ट का जो ह्यूमन बॉडी का एनवायरनमेंट होगा उसकी कंडीशंस के हिसाब से वो हार्ट की तरह काम करता रहेगा। वो होगा 4D प्रिंटिंग, कि कंडीशंस के हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है, शेप चेंज कर रहा है, जैसे हार्ट हमारा काम करता है, इट बीट्स, राइट, वैसे उसे 4D प्रिंटिंग कहेंगे। 4th डायमेंशन इसी चीज की है। हार्ट पड़ा रहता, वही शेप पड़ी रहती, 3D प्रिंटिंग, पर एनवायरनमेंट के हिसाब से वो फंक्शन कर रहा है, 4D प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये है 4D प्रिंटिंग, ऑल्सो नोन एज 4D बायो प्रिंटिंग,
एक्टिव ओरिगामी और शेप मॉर्फिंग सिस्टम, ये तीनों नाम है इसके, यूजेस द सेम टेक्निक्स एज 3D प्रिंटिंग, दो कंप्यूटर प्रोग्राम डेपोजिशन ऑफ मटेरियल इन सक्सेसिव लेयर्स क्रिएट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब 3D प्रिंटिंग ही चल रही है, पर वो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है। उसमें प्रोग्रामिंग क्या कर रखी है आपने कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। However, in 4D printing, the resulting 3D shape is able to morph into different forms in response to environmental या external stimuli. External environment. Fourth dimension फिर हम किसे कह रहे हैं? Time dependent shape change after printing. Printing के बाद इसकी shape, color वगैरह change हो जाता है। ठीक है? It is therefore a type of programmable matter. जिस मटेरियल का बन रहा है वो प्रोग्रामेबल है, उसमें प्रोग्रामिंग आपने कर दी। Wherein after the fabrication process, the printed product reacts with the parameters within the environment. यानी कि एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आप उसे दे दो और ये अपनी फॉर्म चेंज कर देगा, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। अच्छा, यहां पे ना मैंने डिफरेंस दिया हुआ है 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग का। ठीक है, तो डिजाइन प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसका डिजाइन कभी चेंज नहीं होता, इसका चेंज होगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। ये किन मटेरियल्स का बनता है? बहुत सारे मटेरियल्स का बनता है 3D प्रिंटिंग, मेटल्स, एलॉयज, नैनो मटेरियल्स, थर्मोप्लास्टिक, बायो मटेरियल्स, जेल्स। 4D प्रिंटिंग में जो मटेरियल यूज होगा वो शेप मेमोरी पॉलीमर्स होंगे, प्रोग्रामेबल मटेरियल होगा। प्रोग्राम कर दो पहले से ही उसे। फंक्शनैलिटी क्या है? रिजल्टिंग मटेरियल इज स्टैटिक एंड कैन नॉट चेंज इट शेप। ये 3D में है, 4D में स्टैटिक नहीं है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस बहुत, 3D प्रिंटिंग की जो एप्लीकेशंस है वो आपने याद रखनी है। 4D प्रिंटिंग की क्या एप्लीकेशंस है? कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है ये। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में आपने जो ब्रिक्स यूज करी हैं, मान लो आपने 4D प्रिंटिंग से ऐसी ब्रिक्स बनाई हैं और उन ब्रिक्स को आपने बिल्डिंग बनाने में यूज कर दिया, कभी भी उस बिल्डिंग में डैमेज होगा वो ब्रिक्स अपने आप को ही रिपेयर कर लेंगी, अपने आप। तो वो ब्रिक्स बनेंगी 4D प्रिंटिंग से। मेडिसिन में क्या होगा? आपने एक दवाई प्रिंट करके बना दी, वो किसी इंसान को दे दी। अब वो जो दवाई जब आपकी ह्यूमन बॉडी में जाएगी, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, दवाई अपना फंक्शन चेंज कर देगी। ठीक है, फैशन में यूज हो सकता है। आपने जूते बना दिए सारे साइजेस के लिए, जैसे ही मैं उसमें अपना पैर डालता हूं, वो अगर मेरा पैर छोटा है तो वो शेप अपनी कम कर देगा, अगर मेरा पैर बड़ा है तो वो शेप अपनी बढ़ा देगा। 4D प्रिंटिंग से बना सकते हो फैशन में। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो स्काई इज द लिमिट एज फार एज द एप्लीकेशंस आर कंसर्न्ड। नॉनदलेस अभी ये थ्योरेटिकल स्टेज पे है, अभी या एक्सपेरिमेंटल लैब स्टेज पे है, अगर मैं एक टेक्निकल टर्म यूज करूं तो लैब स्टेज पे है ये। ठीक है, पर इसका कमर्शियल जो वो होगा रोल आउट, वो जल्दी ही है। हम देख रहे हैं ना, बड़ी जल्दी जल्दी साइंस चेंज होती जा रही है, तरक्की करती जा रही है। तो यू नेवर नो, ये जो 4D प्रिंटिंग है ये 2-3 साल बाद हर किसी के घर में 4D प्रिंटर हो। यू नेवर नो, पता नहीं चलता। मोबाइल फोन्स भी जब पहली बार आए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि हर किसी के हाथ में होंगे स्मार्टफोन्स, पर हैं। यू नेवर नो विद 4D प्रिंटिंग एज वेल। साइंस इज मूविंग एट अ रैपिड एक्सपोनेंशियल पेस। 4D printing is just one aspect of that progress in science. चलो आगे बढ़ते हैं। अब we'll move on to जो रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसने रैंक किया है कंट्रीज को on the basis of their innovation in science and technology. Technology and Innovation Report 2023. चलो न्यूज में क्या है पहले वो देख लेते हैं। The Technology and Innovation Report 2023 was released by यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो UNCTAD है ये यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। अच्छा, इस रिपोर्ट में इसने क्या बताया है? इसने ना आइडेंटिफाई किए हैं 17 फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का मतलब 21st सेंचुरी में आने वाले समय में कौन सी रेवोल्यूशनरी जो टेक्नोलॉजीज होंगी, जैसे AI, बिग डेटा, 4D प्रिंटिंग वगैरह, उनको आइडेंटिफाई किया इसने। वो 17 इन नंबर है, और उसमें देखा है कि डिफरेंट कंट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। उन नई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन हो रही है तो किस कंट्री में कैसी हो रही है, उसके हिसाब से इन्होंने रैंक दे दिया। ठीक है, तो 17 frontier technologies covered under UNCTAD Technology and Innovation Report 2023 have the potential to create market revenues of more than 9.5 trillion by 2030.
तो ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अगर इस पे काम हो तो 9.5 ट्रिलियन की ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, अबाउट 3 times द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी टुडे. It highlights the opportunities that green innovation. अच्छा, इन 17 फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में ये दम है कि ये ग्रीन इनोवेशन को भी बढ़ावा दें. अब व्हाट इज ग्रीन इनोवेशन? देखो, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी काम करे और प्रोग्रेस भी करे. ठीक है, तो इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी. क्लियर? तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं, ये रिपोर्ट निकाली है UNCTAD ने, और इस रिपोर्ट में दे हैव आइडेंटिफाइड 17 फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज which have the potential to generate green innovation, which is good for climate change activists as well as economic growth activists. ठीक है, तो ये रिपोर्ट है. तो इस रिपोर्ट में बस याद रखना 17 नंबर. ठीक है, अब हाइलाइट्स क्या है, इस रिपोर्ट ने क्या बताया है? वाइडनिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड. अब देखो, इकोनॉमिस्ट ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उन्हें पता है क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ. ठीक है, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उन्हें कहते हैं ग्लोबल साउथ. तो ये कई बार हेमिस्फेयर का इसमें लेना देना नहीं होता, ज्योग्राफी का लेना देना नहीं होता, इकोनॉमिकल कैपेसिटी का लेना देना होता है. तो ये जो बात करें ना, वाइडनिंग नॉर्थ साउथ डिवाइड, they are not talking about geographical north-south divide, they are talking about economic north-south divide. Developed countries are known as north, developing south. So while countries in EU reach a research and development expenditure of 3% of GDP, only a few developing countries reach 1% of GDP expenditure. इनके कहने का मतलब है कि जो इनोवेशन होगी ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज में ही होगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इनोवेशन पे. वो अपनी जीडीपी का 3% खर्च कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ नहीं, इकोनॉमिकल साउथ, डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ 1% खर्च कर रहे हैं अपनी जीडीपी का. तो इसीलिए ये डिवाइड बढ़ता जाएगा. डेवलप्ड कंट्रीज और आगे हो जाएंगी साइंस में, डेवलपिंग और पीछे चली जाएंगी. Most countries have increased their climate change related green official development assistance. तो ये जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज अपने उन साइंटिस्ट को दे रहे हैं जो ग्रीन इनोवेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने ये बढ़ा दिया ताकि ग्रीन इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा हो. विद इन द UN सिस्टम, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर फंडिंग फॉर ट्रांसफरिंग एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज. अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखना. ESTs कहते हैं एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो एनवायरमेंट पे ज्यादा बर्डन नहीं डाल रही, और इनकी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है GEF विच इज अंडर UN. तो एक तो डिफरेंट कंट्रीज अपने ग्रीन इनोवेशन को सपोर्ट कर रही हैं, एक UN सारी दुनिया को सपोर्ट कर रहा है थ्रू ग्रीन एनवायरमेंट फैसिलिटी. ठीक है, चलो अब इसमें इंडिया को लेके क्या बात हुई है. इंडिया रिमेन्स द ग्रेटेस्ट ओवर परफॉर्मर, रैंकिंग एट 67 पोजीशंस बेटर देन एक्सपेक्टेड. तो जितना इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इंडिया 67 पोजीशंस आगे है. दिस इज गुड न्यूज फॉर द मौजूदा गवर्नमेंट, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि हम इनोवेशन पे बहुत कुछ कर रहे हैं. और इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है कि इंडिया एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न उसको सीरियसली ले रहा है. क्योंकि देखो, 21st सेंचुरी में जो देश इसको सीरियसली लेगा वो ही आगे जाएगा. तो इंडिया से जो एक्सपेक्टेशन थी, इंडिया 67 पोजीशंस आगे है, फॉलोड बाय फिलीपींस, वियतनाम. सॉरी, 67 पोजीशंस आगे नहीं, इंडिया 67 पोजीशन पे, पर इंडिया इज डूइंग बेटर देन आपका एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, चलिए. UNCTAD calls on their governments and business communities to invest. ये ना UNCTAD ने जब रिपोर्ट पब्लिश करी उसके बाद ना अपनी रिकमेंडेशन दी है या वे फॉरवर्ड दिया है कि देखो, अभी तो जो चल रहा है वो तो चल रहा है, और बेहतर कैसे हो सके उसके लिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है. उन्होंने कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, दे नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन दीज फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज. ग्रीन इनोवेशन ज्यादा करें, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, अपने जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेबर है, उनकी टेक्निकल स्किल्स बढ़ाई जाए. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए. ये करोगे तो इनोवेशन और आगे से जाएगी, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगी और साथ साथ क्लाइमेट चेंज से भी हम लड़ पाएंगे, which is also known as green development. ठीक है, चलें आगे. चलो अब आ जाते हैं हम 6G विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं. ठीक है, अब पिछले लेक्चर में जो करंट अफेयर्स का हमारा था उसमें हमने बात की थी 6G की.
है ना। और मैंने आपको 6G बता दिया था जितना आपको पता होना चाहिए कि इसकी लेटेंसी कम होगी, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी 5G से। 5G अभी पूरी तरह रोल आउट नहीं हुआ है, पर अभी 6G पे ही बात होनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरनेट पे जिस कंट्री की कमांड होगी वो ग्लोबल लीडरशिप अज्यूम करता जाएगा। अब देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजीज होती है ना, इनमें आईपीआर का बहुत बड़ा रोल होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है। जो कंट्री इनमें इनोवेशन करेगी वो पेटेंट ले लेगी। तो अगर किसी और कंट्री जिसने इनोवेशन नहीं करी उसे इन टेक्नोलॉजीज का यूज भी करना है तो इनोवेटिंग कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मोनोपोली सी आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, 5G अभी तक पूरा रोल आउट नहीं हुआ, फिर भी 6G पे काम चल रहा है, इसीलिए क्योंकि रेस लगी हुई है कि कौन पहले पेटेंट ले जाएगा और लीडरशिप अज्यूम कर लेगा। अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 6G में जो नई नई इनोवेशंस होंगी, 6G होगा कैसे, उसमें इंडियन गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि इंडिया के पास ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स हो। ओवरऑल ब्रॉड भी मैंने आपको बता दिया था कि 6G है क्या, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। और उस न्यूज में हमने यह भी किया था कि ये जो पेटेंट्स की रेस है, 6G रोल आउट की रेस है, इसमें गवर्नमेंट अपना विजन डॉक्यूमेंट बना रही है और रिलीज करने जा रही है। तो वो बना चुकी है अब और वो रिलीज कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनवील्ड 6G विजन डॉक्यूमेंट। So let's take a look at what this 6G vision document is. 6G क्या है उसके लिए पिछला लेक्चर देखना, ठीक है। चलो, तो न्यूज में ये था, PM Narendra Modi has unveiled a vision document for rollout of 6G communications technology in India by 2030. So our aim is that we'll roll out 6G by 2030. उससे पहले 5G पूरा कर लेंगे। As a part of its 6G mission, India will identify priority areas of research by involving all stakeholders. देखो, 6G अगर आपको टेक्नोलॉजी बनानी है तो वहां पे तो साइंटिस्ट की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको 6G टेक्नोलॉजी में पेटेंट चाहिए, साइंटिस्ट की जरूरत है। पर लोगों तक अगर पहुंचानी है, क्योंकि हम जो साइंटिफिक इनोवेशन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, लोगों का फायदा हो सके। तो देखो, अगर लोगों तक पहुंचानी है तो इंडस्ट्रीज चाहिए आपको, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन तो वही करेंगे। तो जो ऑल स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं उसमें साइंटिस्ट भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, लैब्स भी हैं और इंडस्ट्रीज भी हैं। तो इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, एकेडेमिया, प्रोफेसर्स वगैरह, सर्विस प्रोवाइडर स्पैनिंग थियोरेटिकल एंड सिमुलेशन स्टडीज, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि कौन सी टेक्नोलॉजी चलती है 6G की या नहीं चलती, तो वो प्रूफ देना पड़ता है। प्रोटोटाइप बनाने पड़ेंगे, यानी कि डमीज बनाने पड़ेंगे कि कुछ ऐसे आपको हार्डवेयर दिखाओगे कि ये देखो ऐसे चलता है, तो डमी बनाओगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे। ये सारी चीजों पे काम करना है और ये सारी चीजों पे कैसे काम होगा ये विजन डॉक्यूमेंट बताता है, ठीक है। अब विजन डॉक्यूमेंट में क्या है? द विजन डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, नाम याद रखना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप है ये किसने बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बनाया है, ठीक है। एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट इज द ओनली रेगुलेटर ऑफ it's not the regulator but the policy maker of telecom industry. खैर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, TIG 6G, ये याद रखना है। 6G विजन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, यूबिक्विटी। दोनों का मतलब क्या है? तीनों का। देखो, विजन डॉक्यूमेंट कहता है कि हम 6G इस हिसाब से बनाएंगे कि सबके लिए अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो, कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होती जाए, और यूबिक्विटी, सबके पास अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस के पास ही अवेलेबल हो, इट इज अवेलेबल यूनिवर्सली। यूबिक्विटी का मतलब है यूनिवर्सली अवेलेबल है। तो यूनिवर्सली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, सस्टेनेबल है। ये विजन के तीन मेजर वो हैं, नारा है एक तरह से, ठीक है, स्लोगन है। द विजन इज फुली अलाइन्ड विद नेशनल विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत मीन सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो उसमें इंडिया खुद से ही 6G बना रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत तो है ही है ये, है ना। चलो, द 6G प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन 2 phases, याद रखना, ठीक है। अब वो 2 phases कौन से हैं? फेज नंबर 1, पहले तो सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू एक्सप्लोर आइडियाज, रिस्की पाथवेज एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्ट। पहले तो रिसर्चर्स पे सपोर्ट दी जाएगी। तो फेज 1 में हम रिसर्चर्स को सपोर्ट देंगे ताकि वो टेक्नोलॉजीज बनाएं, नए नए आइडियाज पे रिसर्च करें, टेक्नोलॉजीज बनाएं और उन्हें टेस्ट करके दिखाएं, ठीक है। उसके बाद जब आइडियाज टेस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनका कमर्शियल रोल आउट करेंगे, उनको पेटेंट्स दिलवाएंगे। पहले तो पेटेंट्स दिलवाएंगे, फिर कमर्शियल रोल आउट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और अफोर्डेबल वगैरह करेंगे। ये फेज 2 होगा, ठीक है। और अगर हो सका तो एक्सपोर्ट भी करेंगे, फायदा कमाएंगे,
है ना। चलो, अब ये दोनों फेजेस को चलाने के लिए आपने एक एपेक्स काउंसिल बनाई है, ठीक है। उस काउंसिल का काम क्या होगा कि 6G के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब 6 आपको पता है ना, मोबाइल के लिए आपको स्पेक्ट्रम देना होता है, तो 6G के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम होगा वो देखेंगे। ओवरऑल इकोसिस्टम बनाएंगे जिससे रिसर्च भी हो, इनोवेशन भी हो, नए प्रोडक्ट्स भी आए, मार्केट में भी आए, अफोर्डेबल भी आए। ओवरऑल इकोसिस्टम पे काम करेगी ये एपेक्स काउंसिल। इस एपेक्स काउंसिल को पूरा काम दिया जाएगा कि ये फेज 1 फेज 2 कर पाए, ठीक है। द एपेक्स काउंसिल विल फैसिलिटेट एंड फाइनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजीज बाय कंपनीज भी कर सकती हैं, रिसर्च बॉडीज भी करेंगी, यूनिवर्सिटीज भी करेंगी। देखो कई बार रिसर्च ना या नए प्रोडक्ट्स की इनोवेशन यूनिवर्सिटीज या लैब्स नहीं करती, कंपनीज ही करती हैं। एप्पल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, यूएसए में ज्यादातर बड़ी तगड़ी रिसर्च इनोवेशन कंपनीज कर रही हैं। इंडिया में भी आप चाहोगे स्टार्टअप वही काम करें, बाकी रिसर्च बॉडी से भी करवाओगे, यूनिवर्सिटीज से भी करवाओगे। A key focus of the council will be on new technologies such as terahertz communication, जैसे आप सुनते हो मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है। 6G में बहुत ज्यादा हाई स्पीड होगी और बहुत ज्यादा डेटा आप ले दे सकते हो, तो इसके लिए आपको चाहिए टेराहर्ट्ज, ठीक है। तो ये मेगा से ऊपर होता है, गीगा से ऊपर होता है टेरा, तो उस लेवल का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है, ऑलराइट। चलो, अच्छा बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं 6G को लेके? साउथ कोरिया ने कुछ किया है, जापान ने कुछ किया है, ये आपके नोट्स में दिया होगा, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब हम आगे चलते हैं ऑन लिक्विड मीटर टेलीस्कोप। अब देखो लिक्विड मीटर टेलीस्कोप कैसे काम करता है। वैसे तो जितने भी टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें हाईली पावरफुल मिरर्स होते हैं, है ना। मिरर्स क्यों डालते हैं? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेज को एनहांस करते हैं, ठीक है। तो आप बड़ा देख सकते हो, मिरर्स होते हैं बेसिकली टेलीस्कोप्स में। अच्छा, जितना पावरफुल टेलीस्कोप उतने ही बड़े मिरर्स और उतने ही कन्वेक्चर के मिरर्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो मिरर्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, लाइट ये रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। अब आपको पता है लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए तो बहुत सारी लिक्विड्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। सबसे फेमस लिक्विड है हमारी मरकरी। आपने कभी देखा है थर्मोमीटर में जो लिक्विड होती है मरकरी, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें मिरर्स के बजाय यदि आप मरकरी यूज करते हो और मरकरी को ना एक पर्टिकुलर शेप में बहुत तेजी से घुमाते हो, ठीक है, तो वो मरकरी घूमती रहती है, आपके लिए एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाता है और उसके थ्रू जब आप इमेजिंग करते हो तो उसे लिक्विड मीटर टेलीस्कोप कहते हैं। तो इसमें सॉलिड मिरर्स के बजाय आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो लिक्विड मरकरी से या ऐसी रिफ्लेक्टिव लिक्विड से, उसे तेजी से घुमाते हो। तो पहली बात तो लिक्विड मीटर टेलीस्कोप की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लिक्विड के मिरर्स बने होते हैं, बनाए होते हैं इन्होंने। यहां पे सॉलिड मिरर्स हैं, एक तो ये कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स में। दूसरा पता है क्या है? देखो जो कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि जैसे मान लो मिल्की वे को देखना है, ठीक है, तो मिल्की वे में एक तरफ उसको पोजीशन कर देंगे टेलीस्कोप को, और स्काई में अगर मिल्की वे इधर से इधर जा रहा है तो ये टेलीस्कोप भी नीचे ऐसे मूव करता जाएगा, क्योंकि इसको टारगेट दिया हुआ है कि आपने इसी ऑब्जेक्ट को देखना है स्काई में, वो कहीं भी हो। तो जैसे जैसे स्काई में, जैसे मून को देखने का काम रखा हुआ है, तो मून जैसे जैसे स्काई में मूव करता जाएगा टेलीस्कोप भी मूव करता जाएगा। ये होता है कन्वेंशनल टेलीस्कोप का। लिक्विड मीटर टेलीस्कोप आप मूव नहीं करवाते, आप ना बस स्टेशनरी रख देते हो, तो उसके ऊपर स्काई का जो भी हिस्सा आता जाएगा ये उसकी इमेजेस प्रोड्यूस करता रहेगा। तो स्काई में मून आएगा, उसके ऊपर से चला जाएगा, तो जब तक उसके ऊपर रहेगा मून की इमेज आ जाएगी, जब स्टार्स आएंगे स्टार्स की इमेज आ जाएगी। तो ये स्टेशनरी रहता है। तो ये दो मेजर फर्क है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, टुडे इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर ILMT, ठीक है, एट देवस्थल उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जो टेलीस्कोप है ये कहां स्टेशनड है? 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। पहला तो ये जो लिक्विड मीटर टेलीस्कोप है ये एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मीटर टेलीस्कोप है और इसका नाम है इंटरनेशनल लिक्विड मीटर टेलीस्कोप, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो ये है, एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मीटर टेलीस्कोप है। ये लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका अपर्चर 4 मीटर्स का है, ठीक है। दूसरा ये कहां पे है? देवस्थल उत्तराखंड, ये याद रखना है,
इसी से, इन्हीं चीजों से सवाल पूछते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस। ठीक है, अच्छा इसको चला कौन रहा है, एक और इंफॉर्मेशन, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज, ये लोग इसे चलाएंगे। तो ये जो साइंटिफिक बॉडी है ये भी MOST के अंडर ही काम करती है। तो ये 4 चीजें याद रखनी है, ये एशिया का लार्जेस्ट है, देवस्थल में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर है, और इसे चला रहे हैं एरीज। Announced that world-class 4-meter ILMT is now ready to explore deep celestial sky. It achieved its first flight in second week of May 2022. The telescope is located at an altitude of इतने 2 किलोमीटर ऊपर है, 2450 मीटर है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चला रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको ऑपरेट कर रहा है ये, ठीक है, और ये सारा कुछ अंडर चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो एक तो इन इंफॉर्मेशन से पूछा जा सकता है जो मैंने बता दी, दूसरा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप्स पे आपसे सवाल पूछ लेंगे। तो यू नीड टू बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड मिरर टेलीस्कोप्स। सो LMTs आर स्टेशनरी टेलीस्कोप्स, मैंने बताया था ये मूव नहीं करेंगे, इनका एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मिशन नहीं होता, इनके जस्ट ऊपर जो स्काई होगा वही इनके लिए ऑब्जेक्टिव है इनका। ठीक है, इट कैन कैप्चर ऑल पॉसिबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अगर इसके ऊपर से स्टार्स गुजर रहे हैं तो स्टार्स, गैलेक्सीज जा रही हैं तो गैलेक्सीज, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जब स्टार एक्सप्लोड करता है वो जा रहा है तो वो देख लेंगे, एस्टेरॉइड देख लेंगे, जो इसके ऊपर होगा ये वो देखेंगे। ILMT employs 4-meter diameter rotating mirror made up of thin layer of liquid mercury. तो लिक्विड मरकरी को रोटेट करते हैं, वो एकदम स्मूथ हो जाती है, रिफ्लेक्टिव मिरर की तरह काम करती है। अब जो ILMT है उसमें रिफ्लेक्टिव लिक्विड आप जो यूज कर रहे हो वो है मरकरी, पर मरकरी की जगह और ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है, जैसे लो मेल्टिंग एलॉयज ऑफ गैलियम। तो कई लिक्विड मीटर टेलीस्कोप्स ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो गैलियम के बने हैं, इंडिया वाला तो मरकरी का बना है। द टेलीस्कोप इज डिजाइन टू सर्वे द स्ट्रिप ऑफ स्काई पासिंग ओवरहेड ईच नाइट। ठीक है, डेटा कलेक्ट होगा, तो जो भी इमेजेस कलेक्ट होंगी उनको अच्छे से कोलेट करना, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस आएंगी, उन इमेजेस की सेंस बनाना, उन इमेजेस को जोड़ना, है ना, और उन इमेजेस को मतलब रेजोल्यूशन ऊपर नीचे करना, ये सारा काम ना AI के थ्रू आप करवाओगे। तो AI बेस्ड टेलीस्कोप भी है। अच्छा, ILMT के बारे में और क्या पता होना चाहिए आपको, ये इंडिया का पहला फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, लार्जेस्ट अपर्चर टेलीस्कोप अवेलेबल इन इंडिया है, फर्स्ट ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप है ये। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन याद रखना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसपे अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो उसमें लिख देंगे ILMT हैज द लार्जेस्ट अपर्चर टेलीस्कोप अवेलेबल इन इंडिया, ट्रू होगी वो, है ना। सिमिलरली ये 2 भी दे देंगे। चलो, हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन आपका कन्वेंशनल और LMTs, अब मैं बता ही चुका हूं शुरुआत में कि जो आपके LMTs होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, तो वो एक ही जगह पे देखते हैं, वो मूव नहीं करते, है ना। जबकि कन्वेंशनल टेलीस्कोप का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मून को देखना है तो वो मून के साथ ही मूव करता जाएगा। तो एक तो ये स्टेशनरी है, दूसरा इनमें रिफ्लेक्टिव, जो रिफ्लेक्शन के लिए आप यूज करते हो वो एक लिक्विड यूज करते हो, जबकि कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स में आप क्या यूज करते हो, सॉलिड मिरर्स, है ना। तो यही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एंड्रॉथ, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अब देखो, डिफेंस का जो टॉपिक है वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, इसीलिए एंड्रॉथ के बारे में बात करते हैं। ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को या नेवल कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बढ़ाएगा, क्योंकि अगर हमारा चाइना के साथ या किसी कंट्री के साथ नेवल वॉरफेयर होता है तो उसमें हम भी और चाइना भी सबमरीन्स बहुत यूज करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इतना रोल नहीं है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत बड़े होते हैं, पर सी में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही इजी टारगेट। सबमरीन्स छुप के अटैक करती हैं, अंडर वाटर चलती है ना, तो इसीलिए सबमरीन्स बहुत यूज करेंगे अगर नेवल वॉरफेयर होता है। तो हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए एनिमी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट निकाला था जिसका नाम है ASW, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ASW का मतलब शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम 8 ऐसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स बनाएंगे। ठीक है,
तो हम अंडर दिस प्रोजेक्ट 8 ऐसी एंटी सबमरीन, जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सके वैसी शिप्स बनाएंगे। पहली शिप बन चुकी है जिसका नाम है INS अर्नाला, सेकेंड शिप है एंड्रॉथ। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, एंड्रॉथ किसने बनाई है वो भी आप देख लेना, कोलकाता में बनी है। बाकी ASW शैलो वाटर क्राफ्ट कॉर्वेट्स क्या होती हैं? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कॉर्वेट्स आर क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स करंटली बीइंग बिल्ट बाय इंडियन नेवी फॉर इंडियन नेवी बाय कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो कोचिन शिपयार्ड जो कंपनी है वो तो कोचिन में है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, तो ये जो एंड्रॉथ बनाई है ये इन्होंने बनाई है, कोलकाता वालों ने बनाई है। अर्नाला बनाई थी आपके कोचिन वालों ने। खैर, ये दोनों ही बनाएंगे और हमने कितनी बनानी है? 8 ASW, अगेन एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। ठीक है, एंड्रॉथ के बारे में क्या कुछ आपको स्पेशल चीजें पता होनी चाहिए अगेन फॉर प्रीलिम्स। एंड्रॉथ इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट साइलेंट शिप। INS Androth draws its name from the largest and longest island, Androth Island, in the Lakshadweep archipelago. देखो, लक्षद्वीप जो स्ट्रिप ऑफ आइलैंड्स है हमारे पास, उसमें जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम है एंड्रॉथ। ठीक है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड एंड्रॉथ है, उसी के नाम पे आपने रखा है। प्राइमरी रोल क्या होगा एंड्रॉथ का? एंटी सबमरीन ऑपरेशंस इन कोस्टल वाटर्स। ठीक है, लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस का मतलब पायरेट्स वगैरह या लो इंटेंसिटी आपकी लड़ाई हो रही है, फुल स्केल वॉर नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड माइन लेइंग ऑपरेशंस। खैर, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है AI बढ़ता जा रहा है हेल्थ में उसकी एप्लीकेशंस। तो ICMR ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेड इनरोड्स इनटू एवरी सेक्टर एंड हेल्थ केयर इज नो एक्सेप्शन। AI सभी चीजों में घुस गया है, तो हेल्थ केयर में भी घुस गया है। सिंस AI कैनॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डिसीजन इट मेक्स, an ethically sound policy framework is essential to guide AI technology development. देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसी मशीन जिसका अपना ही दिमाग है, ह्यूमन लाइक दिमाग है। अब कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन अगर हेल्थ में कोई ऐसा डिसीजन लेती है हेल्थ की फील्ड में जिससे लोगों की जानें जाती हैं, तो आप किसको दोषी ठहराओगे? मशीन को थोड़ी फांसी चढ़ा दोगे। और आप मशीन जिसने बनाई है उसको भी फांसी नहीं चढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैंने तो ये बना दी, ये अब अपने दिमाग से चल रहा है ना? तो आप किसको कल्पेबल समझोगे, किस पे लायबिलिटी लगाओगे कि ये हो गया? तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी बननी चाहिए ना AI से रिलेटेड, वो टेक्नोलॉजी बनाते समय ही आपको एथिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए ICMR ने गाइडलाइंस निकाली है। गाइडलाइंस का नाम है एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च, और इन्होंने पर्पस भी साथ में लिख दिया है, टू गाइड इफेक्टिव येट सेफ डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो गाइडलाइंस का नाम है ये, ऑब्जेक्टिव या एम का नाम है ये, याद रखना। ठीक है, अब की हाइलाइट्स क्या है? It outlined 10 key patent-centric ethical principles for AI application in the health sector for all stakeholders involved. तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे हेल्थ केयर से रिलेटेड AI टेक्नोलॉजीज पे, उनमें पेटेंट भी लेंगे। तो वो जो 10 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें पेटेंट लेना, उसके लिए प्रिंसिपल्स हैं। These are accountability and liability, autonomy, data privacy, collaboration वगैरह, इन एरियाज को ये रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, बाकी कभी कोई एथिक्स में किसी से चूक हो जाए तो उसके लिए एथिक्स रिव्यू कमेटी बनाई है। ये सारी चीजें हैं, इसे भी देख लेना, इट्स रट्टे वाला पोर्शन तो आप देख लेना। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो स्लाइड है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लें कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू एनैक्ट और मेक ICMR गाइडलाइंस फॉर AI इन हेल्थ सेक्टर मैंडेटरी, तो आप ये रीजंस दोगे। ठीक है, अच्छा, पहले गवर्नमेंट ने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है या इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उसको हेल्थ की फील्ड में रेगुलेट करने के लिए कोई स्टेप्स उठाए हैं? बिल्कुल उठाए हैं। ICMR के स्टेप से पहले डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंटरनेट हेल्थ केयर में भी घुसता जा रहा है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना है अगर हेल्थ केयर में, तो उसके लिए ICMR के जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी, और ये भी जो गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट, ये बेसिकली डेटा प्राइवेसी के लिए था, वो भी इशू है। ठीक है, डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी फॉर लेवरेजिंग डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजीज अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो ये एक बॉडी बनाई है। क्लियर? तो ये है वो पहले प्रीवियस स्टेप्स टू रेगुलेट द पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ,
और अब AI की पेनिट्रेशन हो रही है, उसके लिए ये हैं ICMR की गाइडलाइंस। ठीक है, बस दैट्स इट। क्लियर? चलो अब हम एंड में आ जाते हैं। जस्ट ए सेकेंड, या अब हम एंड में आ जाते हैं सम प्री स्पेसिफिक फैक्ट्स। अब देखो ये प्री स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, ये दो लाइंस के हैं, मैं बता देता हूं क्या है। देखो सी वेदा है इंडिया और यूके की एक कोलैबोरेशन है विद रिस्पेक्ट टू के ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक्स पे एनवायरनमेंट का क्या फर्क पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये एक वो कोलैबोरेशन है साइंटिस्ट के बीच में मेडिकल की फील्ड में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3-4 लाइनें वो पढ़ लेना, नोट्स में मिल जाएंगे आपको। और एक है टर्मिनेटर जोन। अब ये स्पेस से रिलेटेड खबर है। क्या है? फार ऑफ प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम से कई दूर आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जिनका ना एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं टर्मिनेटर जोन। और टर्मिनेटर जोन उसे इसलिए कह रहे हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ये वो एरिया है जहां पे ना, जैसे हमारे अर्थ पे ना एक लाइन गुजरती है, उस लाइन के इधर है डे, इधर है नाइट। तो ये जो रीजन है यहां पे ना सुटेबल कंडीशंस है फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल, तो उस रीजन को हम टर्मिनेटर जोन कहते हैं। जो ट्वाइलाइट वाला रीजन है, ठीक है, जहां डे और लाइट दोनों के इफेक्ट्स हैं, डे और नाइट दोनों के इफेक्ट्स हैं दूर के प्लैनेट्स पे, तो उसे टर्मिनेटर जोन का है। तो उससे रिलेटेड न्यूज देख लेना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टर्म दिया था, मैंने ये इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि मान लो आपसे एमसीक्यू पूछ लिया और आप देखो टर्मिनेटर जोन, और आपसे सिंपल एमसीक्यू ही पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक टर्मिनेटर जोन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन बी एआई रिसर्च, ऑप्शन सी हैबिटेबल जोन इन फार ऑफ प्लैनेट्स, ऑप्शन डी समथिंग एल्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसा सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे, पर आपको पता होना चाहिए ना टर्मिनेटर जोन क्या है, तो उसके लिए। क्लियर? चलो फिर इसी के साथ हमारे आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। नाउ एंड में हम क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, है ना। तो 2 एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं इस लेक्चर से रिलेटेड। प्लीज मेक श्योर दैट इन दोनों एमसीक्यूज के आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में करते हो, बिकॉज आई वॉच ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स। सबके आंसर मैं चेक करता हूं, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट, है ना। तो इसे देखने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब आंसर करें। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनका आंसर करना। एमसीक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स भी तो सर पे आ रहा है, तो करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीक के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं उनके एमसीक्यूज ये रहे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Oumuamua is an asteroid that was earlier speculated to be an alien probe spaceship. Okay, it was first discovered by a Hawaiian telescope. It showcased acceleration while leaving the solar system because of release of trapped hydrogen. तो कौन सी correct है? 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Question number 2. Consider the following statements. Conventional telescopes follow a particular celestial object's trajectory. Liquid mirror telescopes image a strip of passing sky above it. India's largest LMT lies in Maharashtra. कौन सी correct है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Clear? And with that, we conclude today's current affairs for science and technology. Thank you so much for watching, guys, and I hope it added some value to your preparation. Baki, if you have any doubts, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. All right, then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.